पेई ग्रुप का यंग मास्टर युआन फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त उसके ऊपर दबाव डालता है क्योंकि वो उसकी बहन एक दूसरे से प्यार करते थे और जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है तब तक फैमिली रूल के अकॉर्डिंग कोई भी शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए किंग बार बार युआन के पीछे पड़ता है ताकि वो उसे शादी कर ले, जिसके बाद उसका भी रास्ता क्लियर हो जाए। लेकिन युआन तो इतनी आसानी से बात नहीं मानता है, जिस वजह से किन उसके पास बार बार लड़कियों का एक समूह भेजता है और कहता है कि तुम्हें लड़की तो फाइनल करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तब तक तुम्हारे पास लड़की भेजता रहूंगा जब तक कि तुम अपने अकॉर्डिंग किसी लड़की को सिलेक्ट नहीं कर लेती हो। ये सुनकर युआन उसकी बात मान लेता है। तुरंत ही उसके कमरे में लड़कियों के एक ग्रुप को एंटर किया जाता है। सारी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से ड्रेसअप किया होता है। उन्हीं के बीच में हमारी कहानी की मेन लीड की भी एंट्री होती है, जिसने ज्यादा स्टाइलिस्ट कपड़े तो नहीं पहने होते हैं पर फिर भी काफी क्यूट लग रही होती है। वो यहाँ पे आती है और आसपास की सभी लड़कियों को देखने लगती है और जैसे उसकी नजर पेई पे जाती है वो उसे देखती ही रह जाती है। वो सोचती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर वो सोचती है कि अगर वो यहाँ पे नैनी का काम करती है तो कुछ ही टाइम में वो बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएगी, उसके बाद वो अपना विला भी खरीद सकती है। बट आसपास की लड़कियां उससे ऐसे घूर रही होती हैं कि जैसे वो गलत जगह पे आ गई है। बट हमारी हीरोइन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो सोचती है कि शायद यहाँ की सैलरी हाई है, इस वजह से ये लोग यहाँ पे आए हैं। और फिर वो अपने बारे में हमें बताने लगती है। वो बताती है कि उसका नाम यूए है। वो गांव से आई हुई 21 साल की एक प्यारी सी लड़की है जिसके लिए पैसा कमाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकती है, चाहे वो शहर से कचरा हटाना हो या फिर डिलीवरी गर्ल का काम करना हो। इसके साथ ही वो एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन जॉब साथ में करती थी। साथ ही वो पैसा बचाने के लिए सस्ते दामों में मारपीट करके सब्जियां भी खरीदती थी ताकि उसका पैसा बच सके। वो पैसों के लिए इतनी ज्यादा पागल थी कि पैसा कमाने के लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, उसकी हालत ही खराब क्यों ना हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। इसी तरीके से जब वो काम कर रही होती है तभी अचानक से वो एक कस्टमर के दरवाजे पे बेहोश हो जाती है। लेकिन वो कस्टमर काफी अच्छी होती है, जिस वजह से वो उसका ख्याल रखती है और अपने घर में आराम करने के लिए उसे छोड़ देती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो काफी ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि वो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए लेट हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई होती है। तभी वो कस्टमर को बात करते हुए सुनती है। असल में ये कस्टमर वान होती है जो कि अपने भाई युआन के बारे में बात कर रही होती है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, जिस वजह से उसके घर पे कोई भी नैनी नहीं टिकती है और हर बार उसे ही दूसरी नैनी किसी तरीके से लाने पड़ती है। अब तो उसके भाई ने नैनी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि लाख सैलरी देने के बावजूद भी उसके घर पे कोई भी नैनी काम करने को तैयार नहीं है। यूए जैसे ही नैनी की इतनी बड़ी सैलरी सुनती है वो तुरंत ही वान के पास आती है और उसे कहती है कि वो काम करने के लिए रेडी है। वान कहती है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यूए अपनी बात पे डटी रहती है और कहती है कि मैं जवान हूँ, मैं बहुत सारा काम आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन वान तो उसे देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि दिखने में लड़की काफी ज्यादा प्रिटी है, वैसे इसके कपड़े गंदे हैं, ये काफी क्यूट और सुंदर है, ये मेरे भाई के लिए परफेक्ट होगी। ऐसा कहते हुए वो उसे काम पे रख लेती है, जिसके बाद वान यूए को अपने भाई के पास भेज देती है। वो सोचती है कि सारी लड़कियों ने तो अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन उसके पास नैनी का सर्टिफिकेट है, वो आसानी से जॉब को पा लेगी। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक लड़की युआन के पास आती है। वो कहती है कि मेरे गुरु ने बताया कि मैं जिस भी लड़के के साथ रहूंगी उसकी तकदीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर आप मुझे हायर करती हो तो मैं एक गुड लक की तरह आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर यूए सोचती है कि क्या इस काम के लिए भी ये सब कुछ कहना जरूरी होता है। ऊपर से युआन जो होता है वो इसकी हरकतें देखकर इतना ज्यादा उब जाता है कि उसे अपने होटल के सामने खड़े करने के लिए कह देता है ताकि इससे होटल के लिए गुड लक आए। फिर वो उसे निकाल फेंकने के लिए कहता है। तुरंत यहाँ पे बॉडीगार्ड आते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी लड़की आती है। वो कहती है कि यंग मास्टर, मुझे पता है कि आपको म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं एक अच्छी डीसी हूँ, मैं आपके लिए काफी अच्छा गाना प्ले कर सकती हूँ। इसके लुक और इसके एटीट्यूड को देखकर युआन तो इसे सीधा किचन में भेज देता है खाना बनाने के लिए। जिसके बाद तीसरी लड़की आती है और बताती है कि वो ऑफिस के काम में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो उसके ऑफिस को काफी सपोर्ट कर सकती है। ये सुनकर युआन उसे अपनी कंपनी के रिसेप्शन पे भेज देता है। जिसके बाद चौथी लड़की आती है और बताती है कि वो खाना पकाने में अच्छी है, लेकिन वो तो उसे सब्जी खरीदने के लिए भेज देता है। इसके बाद फिर से एक लड़की आती है और बताती है कि वो कार अच्छा ड्राइव कर सकती है, तो वो उसे भी भगा देता है। एक एक करके सभी लड़कियां आती हैं लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। वो सबको एक एक करके भगाता चाहता है। ये सब कुछ यूए देख रही होती है और सब कुछ वो नोट कर रही होती है और सोचती है कि नैनी के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है क्या। युआन ऐसे करके सभी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। आखिर में एक लड़की आती है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो काफी क्यूट तरीके से उसके पास आती है और धीरे से कहती है कि वो अपने आवाज से उसे सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन उसकी आवाज तो मर्दों जैसी थी, जिससे सुनकर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे रूम से फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर तो यूए घबराने लगती है। तभी युआन की नजर उस पे पहुंचती है। वो उसे कहता है कि तुमने बाकियों से काफी अलग कपड़े पहने हैं। ये सुनते ही वो तुरंत उसके पास आती है, अपना रिज्यूमे दिखाती है और बताती है कि वो सबसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो आसानी से उसके सारे काम कर सकती है। लेकिन युआन उसे भी पसंद नहीं करता है और कहता है कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक उसी समय युआन की स्टेप मदर वहाँ पे पहुँच आती हैं, जिन्हें पता चला था कि युआन अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाने के लिए आती हैं और
यूए और उसके कपड़ों को देखकर उसे जज करते हुए युआन को नीचा दिखाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि तुम ऐसी लड़कियों को भी पसंद कर सकती हो। युआन अपने स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो यूएस से कहता है कि अगर तुम इस लेडी को यहाँ से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाती हो तो मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा। ये सुनते ही युआन नीचे बैठ जाती है और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन ये देखकर जो स्टेप मदर होती हैं वो उसकी मजाक उड़ाने लगती हैं और उससे बहुत सारी बातें सुना देती हैं। जैसे युआन गुस्से में कुछ करने वाला था, उससे पहले ही यूए अपने बैग से एक स्प्रे बॉटल निकालती है और सीधा स्टेप मदर के मुंह पे छिड़कने लगती है और उन्हें इतने ज्यादा परेशान कर देती है कि वो वहाँ से पीछे हटने लगती हैं। साथ ही यूए उनसे ये भी कहती है कि ये दवा उन सभी को शांत कर देती है जो कि कीड़ों की तरह आसपास आकर भिनभिनाते रहते हैं। ये सुनकर सौतेली माँ का कदम पीछे हटने लगता है। युआन ने भी पहली बार अपने लाइफ में ऐसी लड़की को देखा होता है, जिस वजह से वो भी हैरान होकर उससे देखते ही रह जाता है। कुछ ही देर के अंदर यूए सौतेली माँ को यहाँ से निकाल देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्प्रे था, मैंने उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है, बस मैंने उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जैसा आपने मुझसे कहा था। युआन उसकी बातें सुनता है और सोचता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर ये मेरे साथ रहती है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, इसीलिए वो उसे हायर कर लेता है। ये सुनकर तो यूए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे अपना नैनी वाला यूनिफॉर्म मांगती है, लेकिन युआन उसकी बातें समझ नहीं पा रहा होता है। वो उसे पूछता है कि कौन से कपड़े। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे नैनी के कपड़े चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली कह नहीं पा रही होती है, जिस वजह से युआन को गलतफहमी हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लिमिटेड एडिशन के कपड़े मांग रही है। इसीलिए वो उसे तुरंत अपना कार्ड निकालकर उसे दे देता है। कहता है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, तुम आसानी से इसे यूज कर सकती हो। ये देखकर तो वो काफी खुश होती है और सोचती है कि ये तो शॉर्ट ड्रामा के मूवी की तरह चल रहा है, जिसमें सीईओ अपना कार्ड अपनी गर्लफ्रेंड या फिर उस पर्सन को दे देता है जिससे वो पसंद करता है, लेकिन मैं तो नैनी हूँ। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी युआन घर के बटलर को बुलाता है और यूए को उसके कमरे में उसे ले जाने के लिए कहता है। यूए अपने कमरे में पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि रूम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, वार्डरोब भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, चारों तरफ महंगे कपड़े भरे होते हैं। इतने सारे कपड़े देखकर वो बटलर से पूछती है कि क्या ये सारे कपड़े उसके लिए हैं, क्या उसे हमेशा सेम कपड़े नहीं पहनने होंगे। ये सुनकर बटलर उससे कहता है कि नहीं, उसे हमेशा सेम कपड़े नहीं पहनने होंगे, ये सारे कपड़े उसके लिए हैं। ये सब कुछ देखकर यूए सोचती है कि युआन तो अंदर से काफी अच्छा है, लेकिन हमेशा वो सड़ू फेस क्यों बनाता है। इसके बारे में वो बटलर से भी पूछ लेती है। बटलर बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि युआन को उसकी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा परेशान करती रहती है, इसलिए वो हमेशा ही ऐसे ही रहता है। सुनकर यूए उससे पूछ ही लेती है कि ऐसा क्यों है, तब बटलर बताता है कि ये सारी चीजें पैसों की वजह से है। असल में युआन अपनी फैमिली में बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, जिस वजह से वो कंपनी को बर्बाद करने की बार बार कोशिश करता है और ऐसे वैसे कोई भी प्रोजेक्ट खरीद लेता है, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा अच्छा होता है कि वो जिस भी इन्वेस्ट करता है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर के अंदर उसकी कंपनी ग्लोबल लेवल पे पहुंच गई थी, जिस वजह से पूरे घर वाले उसे पैसों की मशीन समझते हैं और हमेशा ही उसे पैसों के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर यूए सोचती है कि उससे युआन के लिए कुछ करना होगा, जिसके बाद वो बटलर से कहती है कि आज वो उसका ध्यान रखेगी। रात में वो उसके कमरे में जाती है ताकि वो उसे मसाज दे सके और वो रिलैक्स होकर सो सके, लेकिन युआन को उसकी बातों से गलतफहमी हो जाती है। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है, तो वो कहती है कि वो उसे सर्विस देने के लिए आई है, वो उसे अच्छा फील कराने के लिए उसके लिए काफी अच्छी सर्विस दे सकती है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। यूए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो 6 से 7 राउंड में आपके साथ कर सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, यहाँ से निकलो, लेकिन वो जाने से मना करती है और कहती है कि 10 राउंड में भी कर सकती हूँ, अगर आप चाहती हो तो मैं वॉल्यूम भी कम कर दूंगी। ये सारी बातें सुनकर तो उसका दिमाग खराब होने लगता है, इसलिए वो उसे बाहर निकाल देता है। ये सुनकर यूए सोचती है कि मैं तो उसे अच्छा फील कराना चाहती हूँ, क्या वो पागल है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करती हूँ तो वो मेरे पैसे कैसे बढ़ाएगा, छोड़ो, उसे मसाज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युआन अभी भी कंपनी को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से वो यूए को देखता है, वो भी मेड के कपड़ों में, जो कि सफाई कर रही होती है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि वो तो अपना काम कर रही है। युआन उससे पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तब वो कहती है कि वो कपड़े पहनती तो सफाई में वो गंदी हो जाती ना, इसे आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे कपड़े बहुत सारे खरीद लूंगी जिसके बाद मुझे सफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन युआन तो उसकी ऐसी हरकत से गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे कपड़े चेंज करने के लिए कह देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उसके जाने के बाद यूए बटलर से पूछती है कि आखिर उनका मूड क्यों खराब है, तब वो कहता है कि तुम ना सिर्फ वही काम करना जो कि बॉस तुमसे करने के लिए कहे, दूसरा काम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बॉस गुस्से में काफी सारे लोगों को काम से निकाल देते हैं। यहाँ पे लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। मैं पिछले 7 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी हमेशा डर लगा रहता है कि कब मुझे बॉस निकाल देंगे। इसके बाद बटलर तो चला जाता है, लेकिन यूए सोचती है कि बॉस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे और भी अच्छे तरीके से काम करना होगा, नहीं तो इतनी अच्छी सैलरी हाथ से चली जाएगी। सोचते हुए वो घर के पूरे नौकरानी वाले काम करना स्टार्ट कर देती है, पोछा लगाती है और सारे नौकर साइड हो जाते हैं। वो सारा का सारा काम अकेले हैंडल करती है।
खाना भी बना लेती है और जैसे युआन आता है वो उसके कपड़े भी चेंज कर देती है और दूसरे कपड़े भी पहना देती है। इसके बाद वो उसे खाने के लिए बैठाती है और अपने हाथों से बनाए हुए नूडल्स उसे खाने के लिए देती है। ये देखकर घर के बाकी नौकर और शेफ सभी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि वो तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। देखते हैं कि आज इसके साथ क्या हो रहा है। एक लड़की कहती है कि मिस यूए तो यहाँ पे मिस्ट्रेस बनने के लिए आई है, तो आखिर वो नौकर वाला काम क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि आज वो उनका आखिरी दिन है। ये लोग तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे युआन उस नूडल को स्मेल करता है उसे उसकी स्मेल अच्छी लगती है और वो उसे खाने लगता है। इसके साथ ही वो यूए को अपने अगले खाने के बारे में बता देता है कि उसे नेक्स्ट क्या खाना है। ये सब कुछ देखकर तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम में कभी भी उसने सामने से अपने खाने के बारे में नहीं बताया था और वो हमेशा ही खाने में नखरे करता था। अगले सीन में हम युआन को उसके दोस्त से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि तुम तो अपने फैमिली कंपनी को बहुत ही ऊपर तक ले जाने वाले हो। वैसे मानना पड़ेगा, तुम अपनी कंपनी को बर्बाद करने की जितनी ज्यादा ट्राई करती हो ना, वो उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। वैसे नई लड़की के बारे में क्या, वो कैसी है? ये सुनकर वो उसे कहता है कि वो ठीक है। ये सुनकर दोस्त कहता है कि मैंने पहली बार सुना है कि तुम किसी लड़की को कह रहे हो कि वो ठीक है, नहीं तो तुम सीधे मुंह बात भी नहीं करती हो। वो उसे देखता है और रात के बारे में सोचने लगता है। पता चलता है कि रात में जब युआन अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है तभी वो यूए को खुद से बात करते हुए सुन लेता है, जहाँ पे वो खुद से बातें कर रही होती है कि उसे यंग मास्टर का और भी अच्छे से ध्यान रखना होगा ताकि वो यहाँ पे परमानेंट बन जाए। उसकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि वो सोच रही है कि वो यहाँ पे नौकरानी है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसे यहाँ पे युआन की गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हायर किया गया है। वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन गलती से वो उसके ऊपर गिर जाती है। उसी समय यहाँ पे वान और किंग दोनों ही आ जाते हैं। दोनों इस चीज को देखकर तुरंत ही फोन में कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों अलग अलग एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे दोस्त अपने दोस्त को छेड़ रहा होता है कि वो तो इस लड़की के काफी ज्यादा क्लोज आ गया है। बात रोमांस तक पहुंच गई है, लेकिन उसके बारे में उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया है। वहीं दूसरी तरफ वान भी यूए की तारीफ कर रही होती है, लेकिन यूए को डर होता है कि कहीं उसके इस गलती की वजह से उसे काम से निकाल ना दिया जाए। अब ऐसे ही दोनों तरफ बातें चल रही होती हैं। बात करने से किंग और वान को पता चल जाता है कि ये लोग आसानी से मिल नहीं सकते हैं, इन्हें इन दोनों को मिलाना होगा। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और युआन के ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं, जिसके पीने के बाद वो पूरी तरीके से नशे में हो जाता है। फिर वो यूए को अचानक से अपने कमरे में घिसता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और उसे होश में लाने के लिए बहुत सारा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लाती है और उसे होश में लाने के लिए सीधा उसके मुंह पे फेंक देती है, जिस वजह से वो होश में तो आ जाता है, लेकिन उसे जुकाम हो जाती है। उसके बाद वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाती है, उसका ध्यान रखती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर की बातें सुनकर तो युआन के पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि जब रोमांस करना था तो पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, ऐसे बीच में स्टार्ट करके बीच में ही रोक देने का क्या मतलब बनता है? इस गलती की वजह से देखना मिस्टर तुम्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचे। ये सब कुछ सुनकर तो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यूए भी युआन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, मैं तो बस तुम्हें होश में लाना चाहती थी। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। युआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और यूए से कहता है कि ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हुई है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और ना ही मैंने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, प्लीज तुम मुझसे माफ कर दो। अब उसे भी जुकाम हो जाता है, जिस वजह से वो उसे कवर करता है। जिसके बाद वो दोनों यूए की स्कूटी से घर वापस आते हैं। वही दूसरी तरफ जो सौतेली माँ होती है, उनके हाथ में युआन की तस्वीर लग गई होती है, जो कि हॉस्पिटल की होती है। और जैसे इन सभी के बारे में डैड को पता चलता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि सौतेली माँ ने हॉस्पिटल की बातों को तोड़ मरोड़ कर डैड के सामने प्रेजेंट किया होता है, ऐसे कि युआन के अंदर कुछ कमी है और इस वजह से वो डॉक्टर से मिलने के लिए गया है। डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि शायद इसी वजह से मेरा बेटा किसी लड़की के पास नहीं जाता है और ना ही शादी करना चाहता है। ये सब कुछ सुनकर तो सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और अगर उसकी शादी नहीं होती है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन डैड को इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंता होता है, इसलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ युआन बैठकर पुरानी बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसकी मॉम उसे घर से लेकर जा रही होती है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जब वो दोनों अब्रॉड पे सेटल हो जाएंगे तब वो उसकी बहन को भी यहाँ से लेकर चली जाएगी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास यूए की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि इमरजेंसी है, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसकी बताई गई जगह पे पहुंचता है तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि आसपास काफी सारे मुर्गियां थी और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। युआन उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए लाया? ये सुनकर यूए उससे कहती है कि आज हमने जिस भी मुर्गी को पकड़ लिया वो हमें आधे पैसे में मिल जाएगा, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब ये सुनकर तो युआन पहले मना कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है और वो यूए के साथ मुर्गियां पकड़ने लगता है। फिर मेहनत करने के बाद फाइनली उनके हाथ में एक मुर्गी लग जाती है, जिसके बाद युआन की हालत तो काफी खराब हो गई होती है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यूए उसके लिए उस मुर्गी को पका कर लाती है और उसे खाने के देती है। पहले वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो उसकी रिक्वेस्ट पे खाने लगता है। वो उसे कहती है कि मैंने आज देखा था तुम काफी ज्यादा सैड बैठे हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लेकर आया, ताकि यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड करने की वजह से दिमाग रिलैक्स हो जाता है और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर युआन को भी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से हम
डैड और ग्रैंडमा दोनों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ग्रैंडमा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि युआन जो कि पेई ग्रुप का यंग मास्टर है वो किसी राह चलती हुई लड़की के साथ घूम रहा है। वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उसकी अरेंज मैरिज करा देनी चाहिए थी। लेकिन अब देखो वो किस लड़की के साथ घूम रही है, उसे जल्द से जल्द घर पे बुलाओ क्योंकि अब मैं उसे सबक सिखाने चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम युआन और यूए को पुराने घर पे देखते हैं जहाँ पे वो ग्रैंडमा के बुलाने की वजह से आए हुए होते हैं। युआन इसमें अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम उसे वहाँ पे लेकर चले गए हो। ग्रैंडमा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। युआन कहता है कि इसीलिए तो मैं उसे यहाँ पे लेकर आया हूँ। जितना ग्रैंडमा उसे पसंद नहीं करेंगे उतना ही मैं उसे अपने पास रखूंगा। पीछे खड़ी यूए भी सोच रही होती है कि उसे यहाँ पे किस लिए लेकर आया गया है, वो तो एक नैनी है ना। फिर सोचती है कि घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए वो घूमने के लिए निकल जाती है। लेकिन इसके बारे में युआन को पता नहीं होता है। वो बिना पीछे मुड़े यूए से बातें करने लगता है और कहता है कि घर पे हमारा रिलेशन कुछ और है लेकिन यहाँ पे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना होगा। अगर तुम सही तरीके से करती हो तो मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगा। जिसके बाद जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तब वहाँ पे तो वो होती ही नहीं है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो कहाँ गई। वहीं दूसरी तरफ जो यूए होती है वह ऐसे ही टहल रही होती है। तभी उसकी नजर घर के एक नौकर पे जाती है जो कि ग्रैंडमा के फेवरेट प्लांट को देखकर उदास होता है क्योंकि उसकी डाली टूट गई होती है। ये देखकर यूए तुरंत ही उसके पास आती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कुछ चीजें मंगाती है और तुरंत ही उसे ठीक कर देती है। तभी यहाँ पे युआन भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है ना, चलो दादी से मिलना है। इसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं। ग्रैंडमा यूए को देखते ही तुरंत ही उसे अपने पोते से दूर रहने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि मेरे पोते को छोड़ने के लिए बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। इसे कहते हुए वो अपनी एक उंगली निकाल देती है। लेकिन ग्रैंडमा को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे 1 बिलियन चाहती है इसलिए वो उसे उतना पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाती है। युआन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद डैड काट देते हैं और वो कार्ड को लेने वाली होती है लेकिन युआन कार्ड को लेकर अपने पास रख लेता है। ग्रैंडमा ये देखकर युआन को समझाती है और कहती है कि देखो ये लड़की पैसों की भूखी है, ये जंगली लड़की हमारे फैमिली के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इसलिए तुम उसे छोड़ दो, ये बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है। ये सुनते ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि इसी तरीके से ग्रैंडमा ने युआन की मॉम को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने घर की कीमती कंगन चुराने की कोशिश की है, जिस वजह से ग्रैंडमा उसे घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद युआन की मॉम अब्रॉड चली जाती हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कैंसर हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन युआन को ऐसा लगता है कि ग्रैंडमा की वजह से ये सारी चीजें हुई है इसलिए वो ग्रैंडमा को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है और साथ ही उनकी इज्जत को मिटा देना चाहता है ताकि वो अपनी मॉम की मौत का बदला ले सके। यूए को भी युआन की मॉम के बारे में पता होता है बटलर से, इसलिए जब वो उसे शांत होते हुए देखती है तो वो उसकी साइड लेने लगती है। दादी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि माना कि आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ लेकिन अगर आपको कोई 1100 मिलियन दे तो क्या आप उस पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ सकती हो। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा तो होती हैं और कहती हैं कि क्या इतने पैसे परिवार को छोड़ने के लिए। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अगर आपको किसी ने इतने सारे पैसे दिए होते तो आप भी पक्का इस परिवार को छोड़ देती, मैं तो बस आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा बोल रही थी। ग्रैंडमा को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसी बातें सुनाने लगती हैं और लोगों को बुलाकर उसे घर से निकालने की कोशिश करती हैं लेकिन बीच में युआन खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे रहते यूए को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तभी यहाँ पे वो नौकर आता है और ग्रैंडमा को उनका फेवरेट प्लान दिखाते हुए बताता है कि वो ठीक हो गया है। ये देखकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। तभी नौकर बताता है कि ये सारी चीजें यूए की वजह से हुई है। सुनकर उनका मूड थोड़ा सा सही हो जाता है और वो कहती है कि चलो ये लड़की कोई तो काम है। जिसके बाद वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं। सबको जाते हुए देखकर यूए अपना पैसा मांगती है। तब युआन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें डबल दूंगा, बस मेरे साथ रहो। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी सौतेली माँ का जो छोटा बेटा होता है वो युआन को परेशान करने के लिए उसके ऊपर पानी वाला बैलून फेंकने की कोशिश करता है। ये सारी चीज इतनी तेजी से होती है कि युआन अपने आप को बचा नहीं पाता है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे यूए आ जाती है जो कि बहुत ही जल्दी से प्रतिक्रिया करती है और उस बॉल को अपने हाथ में पकड़ते हुए वापस से उस छोटे बच्चे पे उछाल देती है और वो गीला हो जाता है, जिससे वो बच्चा रोने लगता है। सौतेली माँ तुरंत अपने बेटे के पास जाती है और उसे संभालने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर युआन को मन ही मन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है कि यूए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद जब सौतेली माँ उसे बात सुनाने की कोशिश करती है तब यूए उसे पलटकर जवाब देने लगती है और कहती है कि बड़े भाई के साथ किस तरीके से बात किया जाता है, क्या आपने अपने बेटे को सिखाया नहीं है। जिसके बाद वो बातों से इस सौतेली माँ का मुंह बंद कर देती है और सौतेली माँ कुछ भी नहीं कह पाती है। ये सब कुछ देखकर ग्रैंडमा को भी अच्छा लगता है कि पहली बार कोई इन दोनों को सबक सिखा रहा है। जिसके बाद सभी खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। टेबल पूरी तरीके से खाने की चीज से भरा होता है लेकिन युआन चुपचाप बैठा होता है। तभी यूए नोटिस करती है कि टेबल पे सारे के सारे डिश सी फूड है जिससे युआन को एलर्जी है। वो तुरंत ही उसे खाने से रोक देती है। ये देखकर सौतेली माँ को ऐसा लगता है कि शायद उसके पास एक मौका है यूए को परेशान करने का। वो उसके ऊपर उंगली उठाती है और कहती है कि खाने में क्या कमी है। इन सभी डिश को ग्रैंडमा ने फाइनल किया था और उनके कहने पे इस टेबल को इस तरीके से सजाया गया है। तुम्हें पता भी है कि ये खाने की डिश कितनी ज्यादा महंगी है। शायद तुम गाँव से आई हुई कोई गंवार लड़की हो, इसीलिए तुम्हें इन खाने की चीजों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। इस तरीके से बातें करते वो उसे शांत कर देती है। तभी ग्रैंडमा भी
युवान के बाउल में सी फूड रख देती है और उसे खाने के लिए कहती है। युवान को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सी फूड को लेता है और सीधा ग्रैंडमा के फेवरेट सूप के बाउल में फेंक देता है। अब जैसे ये लोग गुस्सा होने वाले होते हैं उसी समय यूए खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसके परिवार कैसे हो सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सभी को डांटते हुए कहती है कि युवान को सी फूड से एलर्जी है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता है और आप लोग उसे ही उस चीज को खाने के लिए दे रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडमा को पहली बार एहसास होता है कि वो अपने पोते के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और वो उसके साथ गलत करने जा रही थी। वहीं युवान को पहली बार यूए का इस तरीके से सपोर्ट पाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये वो उसका ध्यान रख रही होती है और कहती है कि टेबल पे तुम्हारे लायक खाने की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फल काट कर लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा जब उसे इस तरीके से अपने पोते का ख्याल रखते हुए देखती हैं तो वो सोचती है कि शायद मैंने उस लड़की के बारे में गलत सोचा, वो मेरे पोते के लिए सही हो सकती है। जिसके बाद वो पूरा टेबल फिर से रीसेट करने के लिए कहती हैं ताकि वो युवान को खुश कर सके, लेकिन युवान कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज वो खाना खाने के लिए नहीं बल्कि अपने गर्लफ्रेंड को सभी से मिलवाने के लिए लेकर आया था। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो। युवान कहता है कि हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं शादी भी उससे ही करूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि प्यार किसी और से करूँ और उसे घर से बाहर निकाल दूँ। मैं किसी का साथ छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। असल में वो अपने डैड को ताना दे रहा था क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे उन्होंने उसके साथ ऐसा ही किया था। तभी टेबल से सभी सी फूड को हटाया जाता है। देखकर सौतेली माँ का बेटा ड्रामा करने लगता है क्योंकि उसे वो सारी चीजें खानी थी। ये देखकर ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और सौतेली माँ से कहती हैं कि तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाया। ये सुनकर वो थोड़ी सी उदास हो जाती हैं और कहती है कि मैं यूए की मदद करने के लिए जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूए फल को कट कर रही होती है और युवान के स्माइल के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि वो कितने अच्छे तरीके से स्माइल करता है, उसकी स्माइल कितनी ज्यादा प्यारी है। तभी यहाँ पे सौतेली माँ आती है जो कि पहले की तरह उसे परेशान करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम फल काट रही हो हाथों से। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मैं अपने पैरों से फल को काटूं। तभी यहाँ पे युवान भी आ जाता है। वो दोनों को बातें करते हुए चुपचाप सुनने लगता है जहाँ पे सौतेली माँ उसे परेशान करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनना या फिर उसकी वाइफ बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर यूए समझ आती है कि शायद युवान ने उसे यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए लाया है, इसलिए वो भी कुछ क्लियर नहीं करती है, चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। लेकिन जब वो युवान की हद से ज्यादा बुराई करने लगती है तो वो चाकू लेकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो डर जाती है। वो उन्हें डराती है, धमकाती है और बेटी को अच्छी तमीज सिखाने का कह के उन्हें वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो फल को कट कर लेती है तब वो उसी युवान को देने के लिए लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में दो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि घर की मालकिन का कहना है कि जब तक वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम पे नजर रखेंगे। दूसरी तरफ युवान अपने कमरे में होता है और पुरानी बातों के बारे में सोच रहा होता है। जब वो और उसकी बहन थोड़े से बड़े हो गए थे तब उसकी डैड और उसकी ग्रैंडमा ने उसकी मॉम को बाहर निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। वो अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन डैड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। पुरानी सभी बातों को याद करते हुए युवान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाता है और स्मोकिंग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लाइटर उससे जल ही नहीं रहा होता है। उसी समय यहाँ पे यूए रस्सी के सहारे उसके कमरे में पहुंच जाती है। जैसे युवान उसे देखता है वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ग्रैंडमा तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। डरो मत, मैंने रॉक क्लाइंबिंग की है और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली लेकर जा सकती हूँ। ये सुनकर वो उसका साथ देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तब ग्रैंडमा और डैड दोनों ही उन्हें देख लेते हैं। डैड ग्रैंडमा से पूछते हैं कि क्या आप उन्हें नहीं पकड़ने वाली हो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसे जितना पकड़ने की कोशिश करूंगी वो उतना ही ज्यादा दूर चला जाएगा। डैड कहते हैं कि ये तो बात है, लेकिन वो लड़की वाकई मेरे बेटे का ख्याल रख रही है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो नाटक कर रही है ताकि वो इस फैमिली में शामिल हो सके। अगले सीन में हम युवान को देखते हैं जो कि यूए सो जाने की वजह से उसके घर में उसे छोड़ता है। जब वो उसे सुला रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर उसके लेग्स पे जाती है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। वो तुरंत ही उसे कवर कर लेता है, लेकिन गर्मी की वजह से धीरे धीरे वो अपने कपड़े निकालने लगती है। ये देखकर वो उसे रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनजाने में उसे जोरदार एक मुक्का मार देती है। ये सारी बातें वो अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है और ये सब कुछ सुनकर किंग उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा मजेदार हैं। वैसे अगर तुम उस लड़की को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिससे तुम उसके क्लोज जा सकते हो। अब वैसे तो वो काफी रूड दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो उसके टिप्स को ले लेता है। अगले सीन में जब यूए काम कर रही होती है तब वो उसे देखता है। कुछ समय के बाद वो अपने काम को खत्म कर लेती है और उसकी काफी क्लोज आकर बैठ जाती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या उसे काम नहीं करना है, तो वो बताती है कि उसके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे नाइट सर्विस देना चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पहले तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें नाइट सर्विस दे दूंगी। अगले सीन में हम उसे सर दबाते हुए देखते हैं। ये देखकर वो उससे कहता है कि क्या यही तुम्हारी नाइट सर्विस थी। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सोने में दिक्कत होती है और ये चीज तुम्हें काफी अच्छे से सुला सकती है। युवान कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ।
जिसके बाद वो उसके काफी क्लोज चला जाता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन यूए ये देखकर घबरा जाती है और गलती से युआन को चोट पहुंचा देती है और उसके बाद उससे सॉरी भी बोलने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती है जिसमें से मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। वो उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम बदले में मुझे मसाज दे सकती हो। वो उसके पैरों की मालिश करने लगती है। ये देखकर वो उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा अच्छी क्यों हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्योंकि तुम मेरे बॉस हो और मुझे अच्छा पैसा देते हो। ये सुनकर वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये पैसों के लिए पागल है और कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि युआन के कहने पे 2 मुर्गियां पकड़ कर लेकर आता है क्योंकि युआन उसे यूए को गिफ्ट के तौर पे देने वाला था। अब किंग 2 मुर्गियों को पकड़ तो लेता है लेकिन लड़कियों को गिफ्ट के तौर पे इस चीज को देना उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। इसलिए वो युआन से पूछ ही लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, किसी लड़की को मुर्गी गिफ्ट देना ये अच्छा लगता है। ये सुनकर युआन कहता है कि उसे यही सारी चीजें पसंद है, इसलिए मैं इस चीज को उसे गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम अपने सिस्टर इन लॉ के लिए सारी चीजें कर रहे हो। ये सुनकर किंग कहता है कि क्या तुमने शादी का प्लान भी बना लिया है। युआन कहता है कि मैं तो उसे प्रपोज करने वाला हूँ, रिंग भी मैंने रेडी कर लिया है, जैसे वो मेरे सामने आएगी मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। उसी समय उसकी बहन वान का उसके पास कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि ग्रैंडमा ने यूए को घर से किडनैप कर लिया है ताकि वो उसे मैनर्स सिखा सके। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम यूए को देखते हैं। जब वो सो रही होती है तब सोते वक्त उसकी बेडशीट के साथ उसे किडनैप कर लिया जाता है और ग्रैंडमा के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तभी वो नींद में होती है, इसलिए वो बड़बड़ाने लगती है और सोचती है कि ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। इसलिए वो पूछ लेती है। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा ने उसे तौर तरीके सिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आई है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे शिष्टाचार के बारे में सिखा रहे होते हैं कि उसे इस फैमिली में किस तरीके से रहना है, कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, वो तो इस बात को अवॉइड कर देती है और वापस से सो जाती है। कुछ समय के बाद जब वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है तब उन्हें पता चलता है कि वो सो गई है। ये देखकर तो ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से डांटती है। तब जाकर उसकी आँख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि बातचीत खत्म हो गई है, इसलिए वो सीधा उठती है और अपनी चप्पल पहनकर वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके इस एटीट्यूड से पूरा घर उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। ग्रैंडमा और सौतेली माँ तो उसका जाने का रास्ता ही रोक लेती है और उसे क्या तुम इस परिवार के सदस्य नहीं बनना चाहती हो, तुम्हें इस परिवार के रूल एंड रेगुलेशन याद करने होंगे और सब कुछ सीखना होगा कि इस परिवार में कैसे रहा जाता है। उनकी बातें सुनकर यूए कहती है कि मुझे आपके परिवार के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में क्यों जानना चाहिए, मैं तो बस एक नैनी हूँ ना। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है कि युआन तुम्हें पसंद करता है, इसलिए दिखावा करने का ड्रामा बंद कर दो। ग्रैंडमा यूए पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी जाकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इनकी बातें सुनकर तो अब यूए को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये परिवार नहीं बल्कि रूल का भंडार है। अब समझ में आया कि यहाँ पे युआन क्यों नहीं आना चाहता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इस तरीके से वो ग्रैंडमा के किसी भी बातों से डरती नहीं है बल्कि उनके मुंह तोड़ जवाब देती है, जिस वजह से ग्रैंडमा गुस्से से बीमार पड़ने लगती है। ये देखकर सौतेली माँ पीछे नहीं हटती है, वो भी यूए को परेशान करने की कोशिश करती है और ग्रैंडमा के इंसल्ट करने के लिए नौकरों को बुलाने लगती है ताकि वो परिवार के रूल एंड रेगुलेशन ना मानने की वजह से उसे सजा दी जाए। ये देखकर वान बीच में आ जाती है और यूए को बचाने की कोशिश करती है। उसके लिए वो घुटने भी टेक देती है, लेकिन ग्रैंडमा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानती हो तो तुम्हें भी इसके साथ मिलकर घुटने टेकने होंगे। लेकिन यूए को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बकवास लगती है, इसलिए वो वान को भी अपने साथ उठा लेती है। लेकिन वान उसे समझाती है कि फैमिली में रहने की वजह से ये सारे रूल एंड रेगुलेशन तो मानने ही पड़ते हैं। उसका भाई भी अगर ग्रैंडमा के बात का विरोध करता है तो उसे भी सजा मिलती है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती है, उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगती है। तुरंत ही नौकर उसके रास्ते में आ जाते हैं, रास्ता रोकते हैं और एक दूसरा नौकर बहुत सारा बर्फ लाता है। सौतेली माँ उसे उन बर्फ पे घुटने टेकने के लिए कहती है। तब जाकर वान बताती है कि उसके भाई के साथ हमेशा से ये सारी चीजें होती हैं और यूए को पता चलता है कि क्यों युआन का घुटना ऐसा क्यों है। साथ ही फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि लास्ट टाइम युआन जब छोटा था तब वो अपनी माँ के कब्र पे गया था, वो भी ग्रैंडमा के बिना परमिशन के, जिस वजह से उस छोटी एज में भी उसे पूरी रात उन बर्फ के टुकड़ों पे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। ये सारी बातें जब यूए को सौतेली माँ से पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग इंसान होने के लायक नहीं हो, लेकिन ये लोग नौकरों से कह के उसे फोर्सफुली पकड़ते हैं और उसे घुटने पे लाने पे मजबूर करते हैं। सही समय पे यहाँ पे युआन ऐसा आता है और यूए को बचाने के लिए नौकरों को लात से मारता है। सभी को पीटने के बाद वो यूए का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती हैं। वो उसे रोकने के लिए उसकी माँ की आखिरी निशानी के बारे में छेड़ती हैं और कहती हैं कि अगर तुम ऐसे यहाँ से चले जाओगे तो वो चीज तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये सुनकर युआन रुक जाता है और यूए का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी चाहिए थी। इसलिए वो कहता है कि यूए इस समय तक परिवार के सदस्य नहीं है, इसलिए उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे वो खुद उनसे माफी मांगेगा, जिसके बाद वो प्रेशर में आकर खुद ही घुटने टेकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये सारी चीजें यूए को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो आगे बढ़ के सारे बर्फ को तहस नहस कर देती है और बचे हुए टुकड़ों से
ग्रैंडमा और सौतेली माँ पे हमला करने लगती है और कहती है कि देखती हूँ कि मेरे रहते उसे कौन नुकसान पहुँचाता है। युए को ऐसा कदम उठाते हुए देखकर और ग्रैंडमा और उसकी सौतेली माँ को इस तरीके से भागते हुए देखकर युआन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम होता है जब उसके लिए कोई इस तरीके से खड़ा हुआ था और उसकी हिफाजत कर रहा था। ये सारी चीज चली रही होती है, तभी यहाँ पे युआन के डैड आते हैं जो कि माहौल को शांत करते हैं और ग्रैंडमा के भागने की वजह से हालत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें मेडिसिन देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ देखकर युए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सभी के सामने वार्निंग देता है कि अगर किसी ने युए को परेशान करने की या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो फैमिली बिजनेस की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा और उससे दूर हट जाएगा, क्योंकि परिवार में इकलौता वही ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए कोई भी इस बात को नहीं नकारता है। और तो और ग्रैंडमा को भी उसके सामने झुकना पड़ जाता है। वो भी युआन से कहती है कि ठीक है, तुम युए से शादी कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सुनकर तो युए पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक युआन को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा था। वो तो हमेशा से उसे अपना बॉस समझती थी, जो कि उसके काम के लिए अच्छा पैसा उसे देता था, और ना ही उसे युआन से प्यार होता है। इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं अपने काम को पूरा करना चाहती थी, तुम मुझे अच्छा पैसा देते थे, इसलिए मैं तुम्हारा काम करती थी। लेकिन युआन उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता है। वो सबके सामने उसे प्रपोज करते हुए रिंग भी पहना देता है। ये देखकर युए और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि युआन उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में तो उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही होती है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। हड़बड़ी में वो युआन को मना कर देती है और कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है। ये सुनकर युआन को विश्वास नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से वो उसका ख्याल रख रही थी वो उसे पसंद करती थी। वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि जब उसे प्यार नहीं है तो उसका ख्याल क्यों रखती थी। वो उसे बताती है कि वो उसे काफी अच्छा पैसा देता था, इसलिए वो उसका ख्याल रखती थी। ये सुनकर युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो पूरी तरीके से टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। युए को भी फील होता है कि उसने युआन के साथ गलत किया है और सारी चीजें उसी की वजह से हो रही है। वो अपने आप को गुनहगार समझ रही होती है, इसलिए वो काम छोड़ने का फैसला करती है और यहाँ से दूर जाने का फैसला करती है। बट जब वो जा रही होती है तब उसे युआन के साथ बिताए गए हर एक मोमेंट धीरे धीरे याद आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जाने अनजाने में वो भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन फिर भी वो पीछे हट जाती है, ये सोचते हुए कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से युआन उसे दोबारा कभी भी पसंद नहीं करेगा। वो उस रिंग को भी टेबल पे रख देती है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे युआन आ जाता है। वो उसे काम छोड़ने की बात करती है, लेकिन युआन उसे काम से निकालने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुमने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया है और तुम ऐसे ही जाने की कोशिश कर रही हो। युए कहती है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी वजह से ग्रैंडमा अब तुम्हारी फोर्सफुली शादी नहीं कराएंगे, इसलिए तुम बच गए, इसलिए अब मुझे तुम यहाँ से जाने दो। लेकिन युआन उसे फिर भी जाने नहीं देता है। उसे पता होता है कि युए उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने नजरों के सामने रखना चाहता था, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी वो उसे प्यार करना स्टार्ट कर देगी। युए को भी समझ में आ रहा होता है कि युआन उसे ऐसे जाने नहीं देगा और वो अपनी फीलिंग भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो गांव जा रही है, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है और उसे शादी के लिए गांव जाना जरूरी है। ये सुनकर तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि जिस लड़की को वो प्यार करता था वो उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। युए भी उसे पूछ रही होती है कि वो तो एक नैनी है, आखिर वो उसे क्यों नहीं जाने देना चाहता है। फिर वो मनी मन सोच रही होती है कि शायद वो उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे रोक ले। लेकिन युआन उसकी शादी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक नैनी हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक नैनी हो, इसलिए तुम जा सकती हो। मैं शादी में तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें भेजूंगा, तुम्हें नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी भेज दूंगा और तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे भी भेज दूंगा। तुम अच्छी तरीके से अपनी शादी कंप्लीट कर लेना। ये सुनकर युए सोचती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए वो उदास होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद युआन भी सोचता है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उसे बांध कर नहीं रख सकता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन खुलकर कह नहीं पाते थे, जिस वजह से दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन दूर होने के बाद युए को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि युआन से दूर होने की वजह से उसे भूख नहीं लग रहा होता है। वो पूरी टाइम ऐसे ही बैठी रहती है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीता है, चाहे वो अपना मन किसी भी क्यों ना लगाए, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। तभी बाहर से मौसम खराब होने लगता है। ये सारी चीजें देखकर वो युआन के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि कहीं वो ठीक तो होगा ना। इस समय उसके पास वान की कॉल आती है, जो कि उसे फिर से यही सारी चीजें करने के लिए कह रही होती है। पहले तो वो मना कर देती है कि वो किसी की झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली है, लेकिन जैसे वान उसे कहती है कि वो उसे 2 मिलियन देने वाली है, वो मान जाती है। वान की ये सारी बातें उसका बॉयफ्रेंड भी सुन रहा होता है और कहता है कि ये सही नहीं है। वान कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा भाई ऐसे ही कुंवारा मर जाएगा और उसके पीछे मैं भी शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। जिसके बाद किंग भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है और युआन को अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है। और उसके उदास चेहरे को देखकर वो उसे समझाता है और कहता है कि तुम एक लड़की के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो, तुम्हें किसी और लड़की को अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो एक दूसरी लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो ध्यान देता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि युए है। देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो शादी के लिए गांव चली गई है, तो वो यहाँ पे क्या कर रही है? क्या वो तुम्हें धोखा दे रही है?
सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अंदर जाता है। किन भी ये सब कुछ देखकर हंसने लगता है क्योंकि ये उसका प्लान था ताकि वो उन दोनों को फिर से मिला सके। वहीं दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है उसका नाम लिन होता है और वो यूए के साथ मिलकर अपने प्लान में कामयाब हो गया होता है। बट उसे यूए पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जल्दी से पैसा ट्रांसफर कर दो। उसी समय यहाँ पे युआन आ जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम गाँव चली गई हो शादी के लिए, तो क्या यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करने वाली हो? सच में तुम्हारा टेस्ट इतना ज्यादा खराब हो गया है? अब वो सोचती है कि ये लड़का यहाँ से कहाँ से आ गया, अगर वो सच्चाई बता देगी तो क्या होगा, इसलिए वो झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ यही उसका ब्लाइंडेड है, इसी से ही उसकी शादी तय हुई है। इन दोनों को बात करते हुए देख लिन उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यूए तो मना कर देती है, लेकिन युआन कहता है कि हाँ वो उसे अच्छी तरीके से जानता है। जिसके बाद वो खाना खाने की बात करता है साथ में, लेकिन लिन कहता है कि उन्होंने खाना खा लिया है। ये सुनकर युआन कहता है कि ठीक है चुपचाप बैठ जाओ और हम दोनों को खाना खाते हुए देखो। जिसके बाद लिन यूए के पास बैठने की कोशिश करता है, लेकिन युआन ऐसा होने नहीं देता है। फिर लिन धीरे धीरे यूए के क्लोज आने की कोशिश करता है और उसके चेयर पे हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन युआन की वजह से पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो उसके साथ वाइन पीने की कोशिश करता है ताकि माहौल को ठंडा कर सके, लेकिन यूए उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है। युआन कहता है कि मैं पी सकता हूँ, तो वो फिर मना करती है और कहती है कि इससे तुम्हारी पेट खराब हो जाती है, इसलिए तुम्हें नहीं पीना चाहिए। ये सुनकर युआन को अच्छा लगता है। आगे वो फिर से पीने की जिद करता है, लेकिन वो मना कर देती है। बीच बीच में लिन दोनों से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हो? यूए हर बार ना में जवाब देती है, तो वहीं युआन हर बार हाँ में जवाब देता है। इनकी बातें सुनकर तो लिन का दिमाग खराब होने लगता है और वो पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। यूए बताती है कि वो युआन की नैनी है, इसलिए उसके बारे में ये सारी चीजें पता है। युआन कहता है कि नहीं तुम मेरी नैनी नहीं हो, अगर तुम मेरी नैनी होती तो मेरे इतने ज्यादा पास नहीं बैठी होती। अब ये देखकर कि वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज बैठी है, उससे घबराहट होने लगती है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है वॉशरूम के बहाने और वान के पास कॉल करती है ताकि उसे मदद मिल सके, लेकिन वो तो उसका नंबर बंद कर देती है क्योंकि ये इन दोनों का प्लान होता है और वो बहाने से दोनों को साथ रखना चाहते थे। तो उसका कहता है कि मुझे पता है कि युआन को लड़की पसंद है, लेकिन खुलकर वो उसे बता नहीं रहा है, जिस वजह से कंफ्यूजन यहाँ तक बढ़ गई है। पहले मैं चाहता था कि वो अपनी लाइफ में किसी भी लड़की को ला ले, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसके प्यार को नोटिस किया है, मैं चाहता हूँ कि अब वो उसी लड़की से शादी करे, उसके साथ रहे। यूए कुछ समय के बाद वापस आती है और लिन को वहाँ पे ना देकर युआन से उसके बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैंने उस बेवकूफ को यहाँ से 5 मिलियन देकर भगा दिया है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने उससे इतने सारे पैसे क्यों दिए, जबकि उसे ही मुझे 2 मिलियन देना था। अपने पैसे की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। युआन को डांट रही होती है कि उसने उसे इतना सारा पैसा भी दे दिया, जबकि उसने उसका पैसा लौटाया भी नहीं था। उसका बहुत ही बड़ा घाटा हो गया। उसके जाने के बाद युआन भी सोचता है कि पैसे तो उसके गए, तो वो इतनी ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। वो सारी बातें अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। कहती है कि भाई वो शायद तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उसने कहा कि हमारा पैसा वो शायद तुम्हें अपना मानती है, यही सही मौका है, तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यू भी सोच रही होती है कि वो लड़का कितना ज्यादा बुद्धू है, उसने इतने सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। शॉर्ट मूवी में तो अमीर लड़के पैसे उस लड़की पे खर्च करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझे पसंद करता है। फिर वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता तो वो साफ साफ बता देता, बट वो डर रही होती है कि आज उसकी वजह से उसका इतना पैसों का नुकसान हो गया है, शायद वो उसे परेशान करेगा। ठीक उसी समय उसके पास युआन का कॉल आता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद पैसों के लिए वो उसे कॉल कर रहा है, इसलिए वो कॉल रिसीव करते हुए तुरंत कह देती है कि मुझे तुम्हारे 5 मिलियन से कोई भी मतलब नहीं है और फोन को कट कर देती है। की बातें सुनकर तो ये लोग हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूए जब घर पे अकेली होती है तभी ग्रैंडमा उसे मिलने के लिए आ जाती है। अचानक से ग्रैंडमा को अपने घर पे देखकर वो डर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन बाहर से ग्रैंडमा उसे बहुत ही प्यार से आवाज लगा रही होती है, जिस वजह से दरवाजा खोल देती है और दोनों आमने सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। जहाँ पे ग्रैंडमा इस बार यूए से बहुत ही प्यार से बातें कर रही होती है, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह उसे ट्रीट कर रही होती है और उसे वापस ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि युआन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम घर वापस आ जाओ और युआन के साथ शादी कर लो। ये सुनकर वो घबरा रही होती है कि ग्रैंडमा अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। तभी वो अपना पर्स ओपन करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे पैसा देने वाली है, लेकिन वो तो अपनी हैंकी निकालती हैं और आंसू पोंछते हुए उसे मनाने की कोशिश करती हैं और कहती है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है और तुम चली जाओगी तो मेरी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे युआन ने फैमिली वालों से साफ साफ कह दिया होता है कि अगर वो लोग यूए को वापस इस फैमिली में नहीं लाते हैं तो वो इस कंपनी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी उनकी अस्थियां तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए काफी नहीं है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे यूए चाहिए क्योंकि वो आप ही लोगों की वजह से यहाँ से गई थी, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाती है मैं आप लोगों की मदद नहीं करूंगा। सो इस तरीके से युआन अपने फैमिली वालों को फोर्स कर रहा होता है ताकि वो यूए को वापस लेकर आए, उसे माफी मांगे, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन उसे फैमिली में वापस लाए, तभी वो कंपनी को सपोर्ट करेगा, नहीं तो वो छोड़ देगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। शर्मा को पता होता है कि युआन के अलावा कोई भी कंपनी को संभाल नहीं सकता है, इसलिए वो यूए को मनाने के लिए खुद ही उसके पास आती हैं। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत झूठ बोलती है कि युआन की कंपनी से चले जाने के बाद उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी थी और उनके बेटे से कंपनी संभली नहीं, जिस वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। सुनकर बेचारे यूए को भी झटका लगता है। वो फोन में सर्च करके देखने वाली थी लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक लेती हैं।
बताती है कि उन्होंने अपने कनेक्शन की वजह से इस रिपोर्ट को दबा दिया है, लेकिन इस समय युआन की हालत खराब है। वो काफी समय से खाने नहीं खा रहा है, जिस वजह से वो बीमार हो गया है। ये सारी बातें सुनकर तो युए को उसकी फिक्र होने लगती है। वो तुरंत ही जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन भी पूरी तैयारी में बैठा होता है, अपने आप को बीमार दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे उसे नौकर से पता चलता है कि युए आ रही है, वो तुरंत ही बेड पे लेट जाता है ताकि वो दिखा सके कि वो कितना बीमार है। युवी के आते ही उसका नाटक स्टार्ट हो जाता है। वो खुद को पूरा बीमार दिखाने की कोशिश करता है। नौकर भी इसका साथ दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जब से वो घर से चली गई है तब से उसकी यही हालत है। वो काफी समय से खाना नहीं खा रहा है और उसकी हालत भी खराब है। ये सब कुछ सुनकर युवी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन नौकर बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर को पहले ही दिखा दिया था। युवान को जो कुछ भी हो रहा है वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। अब नौकरों की ऐसी बातें और युवान की ऐसी हालत देखकर युवे को उसके ऊपर शक होता है कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। इसलिए वो भी से कहती है कि अच्छा, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि डॉक्टर तुम्हारे अंदर 2-3-4 इंजेक्शन डालकर तुम्हारी बीमारी को पूरी तरीके से भगा दे। अब इसकी बातें सुनकर तो युवान होश में आ जाता है। युवे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था ना, ये बीमारी वाली बात भी झूठ है और तुम्हारी बैंकक्रप्ट कंपनी वाली बात भी झूठ है। ये सब कुछ सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने वाली होती है। युवान उसे रोकता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उसके पास आती है और उसे संभालते हुए उसे बैठाती है और कहती है कि तुम्हारे घुटने में अभी भी प्रॉब्लम है, तुम्हें इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। ये देखकर युवान उसके साथ फिर से नाटक करने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है, मेरी कंपनी तो मेरे डैड ने बर्बाद कर दी है और काफी समय से मेरी हालत भी खराब है, डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। नौकर भी युवान का इसमें पूरा साथ देते हैं। ये सब कुछ सुनकर युवे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस 2 वीक, और वो भी एक नैनी की तरह, ना कि किसी गर्लफ्रेंड की तरह। उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी। युवान उसकी बात मान लेता है, लेकिन अगले ही दिन से वो उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके सामने शर्टलेस होकर खड़ा हो जाता है। युवान तो पहले उसे देखकर चीखती है और उसे पूछती है कि वो इस हालत में यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बहाना बनाता है कि उसके वॉशरूम का हीटर खराब हो गया है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे पास ऐसे नहीं आना चाहिए, बल्कि किसी को कॉल करके मदद मांगना चाहिए। वो कहता है कि इसके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पे किसी को नहीं बुला सकता है। साथ ही उसे अब काफी ज्यादा डर लगता है, तो क्या वो आज रात उसके साथ सो सकता है। सुनकर युवे भड़क जाती है और उसे तुरंत ही कमरे से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बटलर घर के सभी नौकरों को काम से निकाल रहा होता है, क्योंकि घर के पास पैसे नहीं था। बटलर भी कल यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है। इनकी बातें सुनकर युवे को विश्वास हो जाता है कि सच में ये फैमिली पूरी तरीके से कंगाल हो गई है। इसके चाहते ही बटलर इन सभी चीजों के बारे में युवान को बता देता है। युवान कहता है कि ठीक है, तुम इसमें चले जाओ, जब वो आओगे तो तुम्हारी सैलरी में डबल कर दूंगा। इसी तरफ हम युवे को वान के साथ देखते हैं, जहाँ पे वो कल रात के बारे में सभी बातें बता देती है कि किस तरीके से उसका भाई उसके सामने शर्टलेस होकर खड़ा हो गया था। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तब तो तुमने उसका फायदा उठाया होगा ना। कहती है कि ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया था, मैंने उसे मार के भगा दिया था। ये सुनकर वान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो युवे से कहती है कि तुमने गलती से उसे कहीं इधर उधर मार तो नहीं दिया था ना। वैसे मैं बता दूं कि वो बचपन से कमजोर है, जिसे तुम इधर उधर नहीं मार सकती हो। मेरी बातें तुम समझ रही हो ना। और लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया था, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। ये सुनकर वो सोचती है कि सब कुछ उसकी गलती है, इसलिए वो उसका ख्याल रखने के बारे में सोचती है। और बाद में हम युवान को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। जैसे युवे उसे दवा खाने के लिए देती है, वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन वो उसे दवा खिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये विटामिन की गोली है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। वो सोचती है कि इसकी बहन ने सच कहा था, ये दवा खाने में बहुत ही ज्यादा नखरे करता है। जिसके बाद वो सूप में उस मेडिसिन को मिलाकर उसे खाने के लिए देती है, लेकिन उसे मेडिसिन की स्मेल से पता चल जाता है कि उसमें दवा मिला दिया गया है, इसलिए वो पीने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे पीऊं तो तुम्हें इसे दूसरे तरीके से मुझे पिलाना होगा। अगर तुम अपने मुंह का यूज करके मुझे इसे पिलाती हो तो मैं इसे पी सकता हूँ। युवान उसकी बात को सीरियसली लेती है और सोचती है कि इसके साथ सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से हो रही है, इसलिए वो उसकी मदद करती है और उसी तरीके से उस सूप को उसे पिलाती है जैसा वो चाहता था। इससे तो वो उसकी तरफ खींचा चला जाने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। युवे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युवान उसे कहता है कि पता नहीं तुमने मेडिसिन में क्या मिला दिया है, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। युवे कहती है कि ऐसी बात है तो तुम्हें शावर लेना चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन वो उसे मना कर देता है और डायरेक्टली उसे अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कब से पसंद करता है और उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। जब वो उसे छोड़कर चली गई थी तब वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता था। वो उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, लेकिन वो शांत होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तभी वो अचानक से सामने से उसे किस कर देती है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह में जब युवान की आंखें खुलती है तब वहाँ पे युवे नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे एक इन्विटेशन कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। युवान उसे देखता है और कहता है कि वो मेरे साथ फिर से खेलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडमा जो होती हैं वो किन और वान की शादी को फिक्स कर देती हैं। तभी यहाँ पे युवान आ जाता है और कहता है कि ये तो फैमिली रूल के अगेंस्ट है, फैमिली रूल के अकॉर्डिंग पहले मेरी शादी होनी चाहिए था ना। किंग कहता है कि पहले तो तुम ऐसा ही चाहते थे ना कि हमारी शादी हो जाए, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है। ये सुनकर वो कहता है कि वो पता नहीं कहाँ गई। दोस्त कहता है कि क्या वो भाग गई। युवान कहता है कि शायद वो मेरा फायदा उठाकर भाग गई। ये सुनकर वान कहती है कि रुको, मुझे उसे कॉल करने दो, लेकिन युवान बताता है कि उसने अपना फोन बंद कर दिया है। इसके बाद वो लोग इन्विटेशन कार्ड को चेक करते हैं जिसमें काफी सारा पैसा होता है। ये देखकर
और दूल्हे के नाम को देखकर किंग को डाउट होता है कि कहीं ये सारी चीजें नकली तो नहीं है ना। युआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूए को देखते हैं, जो कि युआन को छोड़कर नहीं गई होती है, बल्कि उसे पता होता है कि युआन तो बैंकक्रप्ट हो गया है, इसलिए वो उसे सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए पैसा कमाने के लिए एक्टिंग कर रही होती है और दुल्हन बनी होती है। उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आती है और उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है कि उसे कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। वो बताती है कि ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने उसे काफी तेजी में उसे बुलाया था, जिस वजह से वो सही तरीके से यहाँ पे आ नहीं पाई थी और उसका फोन भी पानी में गिर गया था। जिसके कुछ समय के बाद शादी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे युआन आ जाता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो उसके साथ रहती है, उसके साथ प्यार करती है, उसके साथ उसने इंटीमेट भी हुआ है, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रही है। उसे यहाँ पे ऐसे देखकर यूए उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि घर पे चल के बात करते हैं, लेकिन वो तो गुस्से से पागल हो रहा था। ये देखकर वो सारी कंफ्यूजन दूर कर देती है और बताती है कि वो तो उसके लिए पैसा कमाना चाहती थी और इसीलिए वो यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आई है। वो किसी और से शादी नहीं कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती है। अब सारी बातें जब उसे पता चलता है तब वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लास्ट टाइम मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे वापस लाने के लिए तुमने ये सारी चीज की है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए चलो हम कल ही शादी कर लेते हैं। इससे पहले मुझे एक बड़ा सा विला चाहिए, डायमंड की एक बहुत सी बड़ी रिंग चाहिए और एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, वो भी महंगी वाली। युआन उसे इतना प्यार करता था कि उसके एक कहने पे वो सारी चीज उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का देन हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा? क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर के आने का एक्सपेक्ट करते हो? मुझे कमेंट पे जरूर बताना। चांस पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे।